Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Good Good afternoon. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. आने दो बच्चों को, फिर स्टार्ट करते हैं। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। जय जोहार सर। और मेरा बच्चे, आपकी तो आवाज ही नहीं आई। चलिए बच्चों, एक काम करते हैं। पहले ये जो फार्मूले लिखे हैं वीआरएमएस के, एक बार इनको देख लो। इन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक है ना वीआरएमएस का फार्मूला, प्रेशर और डेंसिटी की टर्म्स में और लिखकर बताओ। वीआरएमएस का जो फार्मूला है वो प्रेशर और डेंसिटी की टर्म्स में लिखकर बताओ। उसके फार्मूले में प्रेशर आना चाहिए गैस का, और डेंसिटी रो आनी चाहिए। निकालो। सर बोल के बताएं। अपना जो है बेटा, हाँ बोलो। √3 p by रो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों ये और लिख लो, शायद कहीं काम आ जाए। बिल्कुल सही बोला। VRMS √3p/रो भी आएगा, है ना। इसी को मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, है ना। √3p/रो मैंने ऊपर ही ऐड कर दिया। आप चाहो तो अलग से लिख लो या ऊपर ही ऐड कर दो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप है ना हाइड्रोजन गैस मोलिकुल्स का, बेटा म्यूट करो, कौन है? चरणजीत, माइक का ध्यान रखें। हाँ, कैलकुलेट VRMS of hydrogen gas molecules at 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हिंदी में लिखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तापमान पर हाइड्रोजन गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग बताइए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हाइड्रोजन गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, ध्यान से करना।
नहीं मनीष, गलती कर दी, गलती हो गई बेटा, सही करो। आर की वैल्यू तो 25/3 ले लो, चल जाएगा। तापमान है 27 डिग्री बेटा, 27 डिग्री 300 केल्विन होता है। भावना नहीं बेटा, सही आंसर नहीं है बेटा। इसका अणुभार कितना होता है? मोलिकुलर वेट एक। कितना? अणु है बेटा, परमाणु नहीं है। सर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, लेकिन बेटा 2 ग्राम होता है, इसको किलोग्राम में कौन बदलेगा? ये गलती कर रहे हो आप लोग। 3 से 3 काटो, ऊपर आएगा 75, 2 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे से जाएगी, 5 जीरो आएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करके दो, चलो। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना था बेटा। 500√15, हाँ ये सही है, ये सही है। लगभग 1900 के आसपास आएगा ये, 500√15। तो बच्चों गलती मिली ना, अब एक एक गलतियों को सुधारते जाओ। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है? मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम पर मोल। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी पर मोल आएगा, क्योंकि हमें हर चीज केजी में चाहिए। तो ये वैल्यू मैंने ऊपर पुट की है, आपने केवल 2 लिख दिया, इसलिए आपका गलत आंसर आ रहा था बेटा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग v है, ठीक है। RMS of oxygen gas molecules at 27 degree centigrade is v। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग v है। तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग बताइए। 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग बताइए। इंग्लिश में पूरा बोल रहा हूं। RMS velocity of oxygen gas molecules at 27 degree centigrade is v. Then what is RMS velocity of hydrogen gas molecules at 327 degree centigrade? 327। तीन सौ 327 डिग्री पर हाइड्रोजन का VRMS बताना है और आंसर V की टर्म्स में आएगा। मनीष का है 4√2, अजीब सा नहीं है? 2v रूट के अंदर है, 4 बाहर है। 4√2v और अंश का है ओनली √2v। बच्चों इस संडे के टेस्ट का सिलेबस सबको पता लग गया ना? यस सर।
और अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा, अगर एक दूसरे से नहीं पता हो तो अपने ग्रुप पर, लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए। चरणजीत का है 4√2v। देखो बेटा, मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। हमारा जो हाइड्रोजन गैस के लिए दिया है वो v दिया है। फार्मूला होता है बेटा 3RT, और T कितना लोगे? 300। बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन होता है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है? 2। बेटा इस बार इसको ग्राम को ग्राम में रहने दो, क्योंकि दोनों ग्राम से ग्राम कट जाएंगे, तो ग्राम में ही रहने दो, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब ऑक्सीजन के लिए लिखो। ऑक्सीजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग हम v डैश मान लेते हैं। फार्मूला है √3RT। बेटा उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, मुझे सही करने दो। मैंने ऑक्सीजन का दिया है, पहले O2 आएगा और यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 32 आएगा। बेटा मैंने गलत लिख दिया, इसे सही करो। पहले ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन का 32 होता है और टेम्परेचर 300 है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का टेम्परेचर 327 है, केल्विन में कितना आएगा? 600 आएगा। 600 आएगा। और इसका अणुभार है 2। बेटा इन दोनों को भाग दे दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को भाग दे दो, तो आएगा v/v डैश। 3 कट जाएगा, r कट जाएगा, तो ये बचेगा अंडर के अंदर 300 ऊपर 600 नीचे, 1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया। अंडर√32 होता है 4√2, 4√2। तो इन बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, 4√2v। ऐसे करते हैं बेटा। पैटर्न देखो, पैटर्न क्वेश्चन करने का तरीका देखो। सर दोनों ही केवल ग्राम में था, इसलिए अलग से चेंज नहीं किया है ना। हाँ बेटा, जब हम एब्सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेशन, तो ग्राम को किलोग्राम में करते हैं। यहाँ तो डिवाइड करना था, तुम 10⁻³ लिखते दोनों के साथ तो कैंसिल हो जाता, तो टाइम बचा लिया ना हमने। यस सर। जब डिवाइड करना हो तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखो, इतनी बड़ी क्लास में केवल 2-3 बच्चों ने जवाब दिया इस क्वेश्चन का, बस। अगला क्वेश्चन लिखो, इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको। अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लिखो। RMS velocity of oxygen gas molecules at 27 degree centigrade is v। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग v है। है ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग v है। आगे लिखो। When temperature is increased to 927 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तापमान बढ़ाकर 927 किया जाता है, when temperature is increased to 927 degree centigrade, comma, oxygen molecules dissociates into atoms. Oxygen molecules dissociates into atoms. जब गैस का ताप 927 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है तो ऑक्सीजन के अणु परमाणु में विभाजित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के अणु परमाणु में विभाजित हो जाते हैं, तो इन परमाणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग बताइए v की टर्म्स में। कैलकुलेट RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम्स।
RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। चलो करो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो बेटा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अणु थे, उनका वर्गमाध्य मूल वेग v था, लेकिन 927 तापमान इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसके अणु परमाणु में बदल गए। अब उन परमाणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग बताना है, उन एटम्स का आरएमएस वेलोसिटी बताना है, v की टर्म्स में, v के पदों में बताना है बेटा। हाँ बेटा, मनीष का है 2√2v, चरणजीत का 2√2v, अंश का 2√2v, लेजी बॉय। यार एक बात बता, सर वो नेम तू चेंज करना भूल गया, सॉरी सर। नहीं, लेकिन एक बात बता, अब तो तू यार ऐप से आया होगा ना, सचदेवा के ऐप से नहीं आया? यस सर, यस सर, उसी से आया। तो उसमें भी नाम तेरा यही है क्या? शायद, पता नहीं सर। उसमें यही होगा, मैं चेंज करवा दूंगा, याद दिलाना मुझे। नहीं चल सर, मैं देख तो मैं कर लूंगा उसको अब खुद से ही। चलो ठीक है। मुकेश 2√2v, प्रियंका 2√2v और दुर्गेश का भी 2√2v। और बच्चों मुझे आंसर भी 2√2v ही पता है, सही है। तो वेरी गुड, इस बार काफी बच्चों ने जवाब दिया और सही दिया। देखो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही यार हमारी सेहत का भी ध्यान रखा करो। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ये, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेटा पहले तो ऑक्सीजन के अणुओं का फार्मूला लिखते हैं, √3RT। टी कितना था? 300 केल्विन था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्ग माध्य मूल वेग, सॉरी अणुभार 32 आएगा, क्योंकि अभी अणु है ऑक्सीजन का। परमाणु भार 16 होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है, लेकिन मोलिकुलर वेट 32 होता है। बेटा 927 पर वेग v डैश हो जाएगा, टेम्परेचर 927 का मतलब 1200 केल्विन, और अणुभार 16 हो जाएगा, क्योंकि अणुभार की जगह अब परमाणु भार लेना है, एटॉमिक वेट लेना है, तो एटॉमिक वेट 16 हो जाएगा। दोनों को भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो ये v/v डैश काटा पीटी करो, 3 कट गया, r कट गया, ऊपर 300 रह गया, नीचे 1200 आ गया, 16 ऊपर चला गया, 32 नीचे रह गया। 16 दूनी 32, 2 2400, 300 से 2400 कटेंगे, 8 आएगा, 1/8। तो नीचे √8 बचेगा, 2√2 होता है √8, तो v डैश हो गया बेटा √8, यानी कि 2√2v। शाबाश, आप लोगों का मैक्सिमम बच्चों का आंसर इस बार सही है।
डन सर। बच्चों कुछ और एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे सारे क्वेश्चन अच्छा, मैं ना एक दूसरे तरह का क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। बेटा मेरे पास ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रश्न है। मेरे पास एक गैस का सैंपल है, उसमें कुछ अणु है, ज्यादा अणु नहीं दे रहा, कम दे रहा हूं। उसमें है ना 2 अणु तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं। इसको रुको, मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, इतने कम अणु में मजा नहीं आएगा, इसके अणुओं की संख्या बढ़ा देता हूँ, है ना। ये अणुओं की संख्या है गैस में, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, और ये उनका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ईच। तो बच्चों गैस में 2000 अणु ऐसे हैं जो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं। सॉरी 1000 अणु, ये 1000 कर लो। फिर 2000 मोलिकुल्स ऐसे हैं जो 400 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। 3000 मोलिकुल्स ऐसे हैं जो 500 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। 4000 अणु ऐसे हैं जो 800 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं। और लास्ट में 5000 अणु ऐसे हैं जो फिर दोबारा से 200 200 200 फिर जोड़ देते हैं ना, 5000 और पहले 1000, हाँ 200 नहीं आया ना, ये 200 मीटर प्रति सेकंड ले लो। हाँ 100, 400, 500, 800 और 200। चल ठीक है, 1000 अणु 100 से चल रहे हैं, 2000 अणु 400 से, 3500 से, 4000 अणु 800 से चल रहे हैं, और 5000 अणु 200 से चल रहे हैं। तो बताओ इन सबका VRMS क्या आएगा। अब बच्चों वो डेफिनेशन काम आएगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। थोड़ा कैलकुलेटिव है बेटा, लेकिन VRMS को समझाने के लिए सही है। तो देखो बेटा VRMS इसमें कैसे निकालेंगे। हमने कहा ना सबके वेग को वर्ग करके जोड़ दो, तो 1000 अणु यानी कि N1 वो V1 से चल रहे हैं, तो V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कितनी बार लिखोगे, 1000 बार लिखोगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही दूसरे अणुओं का वेग V2 है, तो V2 कितनी बार लिखोगे, 2000 बार, उसको N2 लिख दिया। तो N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर, ऐसे सबको ऐड कर देंगे और नीचे कुल अणुओं की संख्या से भाग दे देंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे फिर अंडर रूट ले लेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है, आप देखो ढंग से करना। N1 कितना है 1000, V1 कितना है 100, 100 का स्क्वायर करो,
N2 कितना है 2000, V2 कितना है 400, 400 का स्क्वायर करो, फिर है 3000। ये आएगा नहीं एक बार में, ये 3000 है और 3000 वाले अणु किससे चल रहे हैं 500 से, फिर प्लस 4000 अणु हैं वो चल रहे हैं 800 से, प्लस 5000 अणु हैं वो चल रहे हैं 200 से। और बेटा कुल अणुओं की संख्या से भाग दे दो, तो भाग कितने, कुल अणु कितने हैं सबको ऐड कर दो जितने भी है, कितने 1000 प्लस 2000 15,000। 15,000। प्लस 3000, अच्छा 15,000 एक साथ लिख दूं? यस सर, लिख दीजिए। चलो 15,000। अब बच्चों 3 जीरो तो काट दो यहीं यार, ये सारी 3 जीरो उड़ा दो, ये देखो मैं उड़ा दी और नीचे भी 3 जीरो उड़ गई, और सब में से डबल जीरो, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, तो 100 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर 100 बचेगा ना बेटा। इतनी गणित तो आप समझते होंगे सभी लोग यार। तो बच्चों अंदर है ना, पहला 100 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 बचा, 400 में से 100 कॉमन लिया है तो 4 तो अंदर ही बचा, 4 का स्क्वायर 16, फिर 300 में से 100 कॉमन आया, 3 अंदर बचा, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा लेकिन बाहर 2 रह गया बच्चों, एक गलती हो गई, सही करने दो, ठीक है। जल्दी पकड़ में आ गई। 1 प्लस बेटा दूसरे में 16 बचा और 2000 का 2 बाकी है ना, 32 आएगा। यस सर। तीसरे में 9 बचा, 9 या 27 आएगा। हाँ, चौथे में 8 बचा, 8 हो 8 64, 64 चौका कितना होता है, 64 इंटू 4 कितना होता है 256। यस सर। प्लस लास्ट में 2 स्क्वायर, 4 पंजे 20 बचा और नीचे 15 बचा। कैलकुलेशन तो तुम मुझसे ऐसे करवाते हो जैसे एग्जाम मैं देने जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे, है ना? सर यहाँ 27 नहीं होगा। हाँ सर, वहाँ गलत 3। लिख दिया क्या? हाँ सर, वहाँ 3 भी है। वो 500 है ना, तो 75 होना चाहिए। अच्छा सॉरी, मेरे को वो 3 लगा, मैं अपनी ही राइटिंग नहीं पहचान रहा। 3000 चल रहे हैं 500 से, सॉरी बेटा मुझे लगा ये 3 है, मैं इसको थोड़ा सही बना दूं। ओके, ये 5 है, 75 आएगा, है ना? हाँ, ये 27 नहीं आएगा, ये 75 आएगा बेटा, मुझे लगा वो 3 है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर मेरे को लगा कि पॉज हो गया है। नहीं बच्चों, मैंने लगभग लगभग आंसर लिखा है, 505 के आसपास आएगा, ये 5.06 है, ये 5.06 है, और बाहर 100 है, उससे गुणा करोगे लगभग 506 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये बेटा VRMS आ गया हमारा। ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन था जो VRMS की डेफिनेशन समझाता है अच्छे से हमें। चलो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखो बेटा, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल्स
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल का वेग वितरण वक्र, मैक्सवेल का वेग वितरण वक्र। बच्चों किसी भी गैस के अंदर सभी अणु बराबर वेग से थोड़ी ना चलता है, कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलता है। इसीलिए तो आरएमएस निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं अपन। मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ था dN/dV और V, नीचे V लिया हमने और ऊपर dN/dV। ये dN/dV क्या है बेटा, लिख रहा हूं, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट रेंज ऑफ वेलोसिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, पर यूनिट रेंज। वेग की एकांक परास में अणुओं की संख्या, वेग की एकांक परास में अणुओं की संख्या। और बेटा एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है ना, एक्स अक्ष पर वेग है। तो मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ लगभग ऐसा आया। यानी कि कम वेग से चलने वाले अणुओं की संख्या कम थी, जैसे जैसे वेग बढ़ा अणुओं की संख्या बढ़ने लगी। बच्चों एक निश्चित वेग ऐसा आया जिससे चलने वाले अणुओं की संख्या सर्वाधिक थी। कल आपसे मैं पूछ रहा था ना वीएमपी क्या होता है, ये वीएमपी यही है, समझे। एक वेग ऐसा आता है जिससे चलने वाले अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसे वीएमपी बोलते हैं। वो क्या होती है, इसका मतलब वीएमपी होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हिंदी में नहीं पता मुझे क्या होता है, आप बताओ, कल भी मैंने पूछा था, नहीं बताओगे। अधिक संभावी वेग, अधिक या अधिकतम संभावी वेग, वीएमपी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो बच्चों ये वो वेग है जिससे सबसे ज्यादा अणु गति करते हैं। फिर इसके बाद और ज्यादा वेग से गति करने वाले अणुओं की संख्या वापस कम होने लगती है, ऐसे होता है। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं बेटा, कम वेग से चलने वाले अणु कम होते हैं और ज्यादा वेग से चलने वाले अणु भी कम होते हैं, लेकिन एक ऐसा वेग होता है जिससे चलने वाले अणु अधिकतम होते हैं, उसे वीएमपी बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे अधिक वो क्या बोलते हैं, प्रोबेबल को संभावना बोलते हैं ना, अधिक सर्वाधिक संभावना वाला वेग। बच्चों इस ग्राफ में जो नीचे का क्षेत्रफल है, एरिया अंडर द कर्व, ये चीज पूछी जा सकती है एग्जाम में। इस ग्राफ में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, एरिया अंडर द कर्व, कुल अणुओं की संख्या के बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये चीज काम की है, मैं फिर बोल रहा हूं, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल गैस में कुल अणुओं की संख्या के बराबर होता है, ये चीज काम की है। सर और बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती क्या? नहीं बेटा, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो बैठा हुआ रहेगा, बेचारा चलेगा, चाहे कम वेग से चले पर चलेगा जरूर। जीरो की संभावना कम है, ग्राफ में जीरो दिखा दिया, गलत दिखाया है अपन ने, लेकिन वास्तविकता में जीरो नहीं होता। कोई भी अणु स्थिर तो कैसे रह सकता है बेचारा, तो खुद स्थिर रहेगा तो कोई आकर टक्कर मार देगा तो फिर चलने लग जाएगा। इसलिए स्थिर रहने की संभावना जीरो के बराबर है। बेटा हमने जो ये ग्राफ बनाया है ना,
ये एक निश्चित तापमान पर है। अगर हम तापमान बढ़ा दें ना, तापमान बढ़ा दें तो बेटा फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वीएमपी तो बढ़ेगा, लेकिन और भी कुछ होगा, वो बता रहा हूं। ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देखो थोड़ा सा, कुछ ऐसा आएगा। तो गौर से देखो, येलो कलर का जो ग्राफ है उसका टेम्परेचर T1 है, और ग्रीन कलर का ग्राफ है उसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ पर T2 है ना, T1 से बड़ा है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो गौर से देखो VMP बढ़ गया। इसका VMP यहाँ आएगा, यहाँ आएगा लगभग, ये देखो। तो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पर VMP बढ़ गया, लेकिन है ना, पहले वाले VMP से ज्यादा अणु चल रहे थे, उसका पीक ऊपर है ना, और दूसरे वाले VMP से थोड़े अणुओं की संख्या कम हो गई बेटा। तो ये मैं नीचे लिखा दूंगा, लेकिन एक बार यहाँ तक आप पूरा कॉपी कर लो जो भी लिखा हुआ है इसमें। हाँ, VMP का फार्मूला भी लिख लो। VMP का जो फार्मूला होता है, किसी बच्चे को आता है तो बोलो बेटा, क्योंकि कल भी आपने मेरी हेल्प की थी इस तरह से, बोलो। √2 kBT। सही है बेटा, √2 RT अपॉन मोलिकुलर वेट, ये भी लिख लो। तो एक दो लाइनें मैं और लिखाऊंगा जो यहाँ सामने नहीं लिखी, यहाँ तक आप कॉपी करो। मैक्सवेल्स का वेग के वितरण का नियम, वेग वितरण का नियम, ये ग्राफ बनाओ, ये लिख लो सब कुछ। हो गया सर। हो गया बेटा? तो वो एक लाइन ऐड कर लो जो मैं करवा था, बोल रहा था। लिखो, ताप बढ़ाने पर VMP बढ़ता है, परंतु ताप बढ़ाने पर VMP बढ़ता है, परंतु VMP से गति करने वाले अणुओं की संख्या घटती है। परंतु VMP से गति करने वाले अणुओं की संख्या घटती है। इंग्लिश में लिखो, when temperature of gas is increased, temperature of gas is increased, then VMP also increases, but VMP also increases, but number of molecules at VMP decreases. Number of molecules at VMP decreases. बच्चों, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर VMP बढ़ गया, लेकिन ये बताओ एरिया अंडर द कर्व कम होगा या ज्यादा? वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा तापमान बढ़ाने पर? डिक्रीज होगा।
सर डिक्रीज होगा। और लोग बोलें। सेम होगा। सेम इतने डरे डरे क्यों बोलते हो बेटा? सर कॉन्फिडेंटली बोलो। कांस्टेंट होगा। सर सेम होगा सर। हाँ, सेम होगा बेटा, क्योंकि है ना नीचे का क्षेत्रफल अणुओं की संख्या है, और तापमान बढ़ाने पर गैस के अणु थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, है ना। बस बेटा वेग इधर उधर हो जाता है, गैस के अणुओं की संख्या नहीं बदलती। तो ये बात भी लिखना चाहो तो लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम। वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, ताप बढ़ाने पर वक्र के नीचे का क्षेत्रफल समान रहता है। बच्चों ये स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन है, ये मान लो डायरेक्ट, इसलिए इनको सुनो ढंग से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मान लो। बच्चों हमारी 3 वेलोसिटी होती है ना, एक होती है VRMS, दूसरी थी एवरेज स्पीड, और तीसरी है VMP। इन तीनों का ऑर्डर बताना, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? VRMS, एवरेज स्पीड और VMP में सबसे बड़ा। अरे ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 4 ऑप्शन देता है, किसी को आगे कर देता है, किसी को पीछे कर देता है। सही ऑर्डर पहचानो, बताओ सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? VRMS सबसे बड़ा है। VRMS सबसे बड़ा है ठीक है, फिर सर, फिर एवरेज। ये मैंने लिखा है, इसी ऑर्डर में है, ठीक है ना। इन तीनों में सबसे बड़ा VRMS है, फिर V एवरेज है, VMP सबसे छोटा है। लिख लो इसे बेटा, ये तो वैल्यू से बताया है। VRMS में ऊपर 3 आता है, √3RT होता है ना, 3 आता है। एवरेज स्पीड में 8/पाई आता है, और VMP में केवल 2 आता है, ये 2। तो ये सबसे छोटा हुआ ना 2। 8/पाई जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार। चलो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वेग वेग वाला ये सब खत्म हो गया, औसत वेग और ये सब। आइडियल गैस लॉ भी हमने पढ़ लिया। अब लिखो बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्र कोटि ऐसा कुछ कहते हैं इसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई बेटा। स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं, है ना। हाँ, स्वतंत्रता की कोटि। चलो लिखो पहले, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखने का काम कर लो। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, वेज यानी कि तरीके। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज
number of independent ways in which an atom or a molecule in which an atom or a molecule can exhibit motion और कैन डू मोशन लिख सकते हैं, कैन डू मोशन, है ना? हिंदी में लिखो, देखो, स्वतंत्रता की कोटि किसी अणु या परमाणु द्वारा स्वतंत्रता की कोटि किसी अणु या परमाणु द्वारा गति करने के तरीकों को प्रदर्शित करती है। अणु या परमाणु द्वारा गति करने के तरीकों को प्रदर्शित करती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना? बस एक लाइन लिखवानी थी। अब आप इसको ढंग से सुनोगे और समझोगे। ढंग से सुना तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं सुना तो रटना पड़ेगा बेटा, सीधी सी बात। क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा, ये मोनो एटॉमिक गैस, डाया एटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस समझते हो? एकल परमाणविक, एक परमाणुवीय अणु, द्विपरमाणुवीय अणु और त्रिपरमाणुवीय अणु। यस सर। हाँ, कोई एग्जांपल दो, मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल दो। सर नियॉन, आर्गन, यस, नोबल correct. गैसेस। मोनो एटॉमिक गैस, हीलियम, आर्गन, नियॉन, नोबल गैसेस, ठीक है ना? क्रिप्टॉन ज्यादा नहीं बोलूंगा, केमिस्ट्री बहुत कम आती है। अब जैसे डाया एटॉमिक गैस, सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सर हाइड्रोजन। H2O2 N2 ये सब। ट्राई एटॉमिक गैस, सर SO2, H2S, NH3। ठीक है ना? ये सब ट्राई एटॉमिक गैस है। ओजोन भी है, बच्चों एक बार मोनो एटॉमिक गैस को कंसीडर करो। एक मोनो एटॉमिक गैस है। अब ये जो अणु खुद होता है, ये एक अणु तो छोटा सा होता है ना बेटा, गोल गोल सा छोटा सा, एक बहुत छोटा सा बिंदु मात्र। तो ये कैसे गति कर सकता है? देखिए, गति कर सकता है बेचारा, और कैसे करेगा? देखिए, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। अब ये लीनियर मोशन करेगा तो या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, या वाई डायरेक्शन में जाएगा, या जेड डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए बेटा मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, प्रॉमिस है मेरा। मोनो एटॉमिक, एक परमाणुवीय गैस जो होती है उसका अणु नहीं होता, परमाणु ही होता है। वो छोटा सा बिंदु मात्र होता है, तो वो लीनियर मोशन करता है, रेखीय गति। तो या तो एक्स दिशा में जाएगा, या वाई दिशा में, या जेड दिशा में। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया बेटा, 3। अब आ जाओ डाया एटॉमिक। ये यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क करूंगा मैं समझाने के लिए। बेटा डाया एटॉमिक गैस जो होता है ना, इसमें 2 एटम होते हैं एक अणु में। एक अणु में 2 एटम है ऐसे, और हम ये मान लेते हैं दोनों एक पतली छड़ से जुड़े हुए हैं, भारहीन छड़। ये मान लेते हैं भारहीन छड़ से जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा बनाऊंगा, है ना, इसको डायग्राम को, मजा नहीं आया। तो बेटा ये दोनों एक रॉड से कनेक्टेड है, हम ये मान लेते हैं मासलेस रॉड है। अब बच्चों ये पूरा का पूरा अणु 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बनाए ना, ये पूरा अणु देखिए गति भी कर सकता है। पूरा अणु एक्स दिशा में जा सकता है, पूरा अणु वाई दिशा में। अणु बेटा मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, जेड डायरेक्शन में जा सकता है। तो बच्चों इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। लेकिन साथ में ये दोनों अणु मिलकर रोटेशन मोशन भी कर सकते हैं।
तो बच्चों 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रेखीय गति के लिए हो गए, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 वो घूर्णन गति के लिए हो गए। बेटा घूर्णन गति के लिए मैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों बोल रहा हूं वो बताता हूं। देखो इसका जो घूर्णन होगा ना वो या तो y अक्ष के सापेक्ष होगा, ये देखो ऐसे घूर्णन कर सकते हैं दोनों, ये z अक्ष है ना हमारे तल के बाहर आएगी, लेकिन इन दोनों का घूर्णन x अक्ष के सापेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने दोनों बिंदु, दोनों अणु, दोनों परमाणु तो बिंदु मात्र है ना, तो बेटा दोनों परमाणु बिंदु x अक्ष पर रखे हुए हैं तो जड़त्व गुण 0 हो जाएगा ना, समझो इतना तो जड़त्व गुण हम सब जानते हैं। ये x है, बताओ मुझे x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण 0 नहीं होगा? दोनों के दोनों अणु परमाणु दोनों एटम x एक्सिस पर रखे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया ना। तो बेटा x अक्ष के रेस्पेक्ट में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा, लेकिन y एक्सिस और z एक्सिस, बेटा z दिखा नहीं पा रहा, z बाहर आ रही है, तो y एक्सिस और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गए, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए थे लीनियर मोशन, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए बच्चों? 5। 5। करेक्ट। तो आपने सुना जरूर होगा, पहले कभी पढ़ा होगा, द्विपरमाणुवीय गैस के लिए, अणुओं के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि 5 होती है। 5 में 3 रेखीय गति से संबंधित होते हैं और 2 घूर्णन गति से संबंधित होते हैं। बेटा फॉर डायटोमिक गैस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 5, where 3 degree of freedoms are associated to linear motion and 2 degree of freedoms are associated to rotational motion। कुछ समझ में आया? यस यस सर। है ना, पहले समझा दूं फिर लिखा लेंगे या ऐसी क्या बात है। अब बच्चों आ जाओ ट्राई एटॉमिक गैस। 3 परमाणुवीय जो गैस होती है बच्चा, उसमें हम एक ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसे भी तीनों अणु रखे हो सकते हैं तीनों कोने पर, एक अणु यहाँ रखा है, दूसरा अणु यहाँ रखा है, तीसरा अणु यहाँ रखा है। अब बेटा ये तीनों मिलकर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में रेखीय गति, मतलब रेखीय गति का मतलब पूरा स्ट्रक्चर x दिशा में जा सकता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर y दिशा में जा सकता है, z दिशा में भी जा सकता है। तो रेखीय गति से संबंधित डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वापस से 3 आ गए, लीनियर मोशन के लिए 3 आ गए। रोटेशन कितने हो सकते हैं इसके बताओ? बेटा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में 0 है, ना y एक्सिस में 0 है, ना z एक्सिस में 0 है। इसमें कहीं भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं है। z भाई जो मैं दिखा नहीं रहा, z बाहर आएगा, अगर फिर भी दिखाना चाहें तो हम थोड़ा ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये z एक्सिस है ना। तो बच्चों इसमें है ना घूर्णन से संबंधित डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 ही होते हैं, तो 3 + 3 कितने हो गए? 6। लेकिन बेटा एक बात बताओ, हमारा त्रिपरमाणुवीय ऐसा भी तो हो सकता है, एक अणु यहाँ हो, दूसरा अणु यहाँ हो, तीसरा अणु बीच में हो। तो ऐसा हुआ तो x एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस 0 हो जाएगा। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? 7। 5 हुए ना, 3 + 2 5। हाँ। लेकिन बच्चों एक छोटी सी और बात है, वो एक्स्ट्रा बात है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनमें है ना वाइब्रेशन और स्टार्ट हो जाते हैं, अणु ऐसा आपस में पास आते दूर जाते, पास आते दूर जाते, परमाणु एटम वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाते हैं वाइब्रेशन से संबंधित। कंपन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अरे वो एसएचएम में नहीं था, ½ mv² और ½ kx², याद है? तो कभी कभी ये अणु है ना एसएचएम करने लग जाएंगे ऐसे वाइब्रेशन, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएंगे, तो टोटल 7 हो जाएंगे। तो अभी उस बच्ची ने बोला था वो सही बोला है ना। तो कभी कभी 7 हो जाते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर होते हैं। तो 3 तो होते हैं लीनियर मोशन, 2 होते हैं रोटेशन मोशन। बच्चों मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें वाइब्रेशन नहीं होते कभी भी, ये तीनों ऐसे जुड़े हुए हैं, वाइब्रेशन नहीं होते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रहेंगे, इसमें 7 हो जाते हैं कभी कभी। 7 कैसे हो जाते हैं?
3 रेखीय गति, 2 घूर्णन गति और 2 कंपन गति, ऐसे। तो बच्चों एक समझाने के काम तो मैंने किया, अब लिखने का काम कर लेते हैं। अब ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, आपकी इच्छा है। मैं लिखा दूंगा, आप पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम वगैरह बनाते ही बोल देना। चलो बच्चा, हाँ लिखना शुरू करो। लिखो, एक परमाणुईय गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। एफ बेटा, स्वतंत्रता की कोटि को एफ बराबर एफ लिखते हैं। शॉर्ट में लिख लो यार, ऐसे में जैसे लिख रहा हूं ना। मोनो एटॉमिक गैस, यहाँ लिख लो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, और नीचे लिख दो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम रेखीय गति से संबंधित होते हैं, है ना। तीनों स्वतंत्रता की कोटि रेखीय गति से संबंधित होती है। ऑल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर रिलेटेड टू लीनियर मोशन, बस ऐसे लिख दो बेटा। वो जो 3 होंगे ना, 3 काइनेटिक एनर्जी पता कौन कौन सी होगी, यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं। एक होगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, दूसरा होगा हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और तीसरा होगा हाफ एम वी जेड स्क्वायर। देख लो, एक एक्स डायरेक्शन है, दूसरा वाई डायरेक्शन है, तीसरा जेड डायरेक्शन है। बेटा जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वो तीनों एनर्जी लिख दिया मैंने। अब इसके बाद लिखो डाया एटॉमिक गैस। बेटा डाया एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं। आगे लिखो 3 लीनियर मोशन प्लस 2 रोटेशनल मोशन। ठीक है, और ये पांचों एनर्जी जो होती है ना, वो होती हैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा वाई एक्सिस वाला है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये जेड एक्सिस वाला है, क्योंकि याद करो एक्स एक्सिस वाला तो 0 हो गया। ऐसे करते हैं, एक्स और वाई नहीं, ओमेगा के नीचे लिख देते, एक्स एक्सिस वाला 0 हो गया था बेटा, है ना। अब लिखो ट्राई एटॉमिक गैस। बच्चों ट्राई एटॉमिक गैस के आपको 2 पार्ट करने पड़ेंगे।
ट्राई एटॉमिक गैस के आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे। पहला, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, ये नॉन लीनियर मोलिकुल। बच्चों इसमें वो डायग्राम बनाया था ट्रायंगल वाला, वो आएगा बेटा। नॉन लीनियर मोलिकुल कौन कौन सा होता है ट्राई एटॉमिक में? ये केमिस्ट्री में पढ़ते होगे बेटा, हम फिजिक्स वालों का काम नहीं है ये। खूब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना बॉन्डिंग के अंदर, तो बता दो नॉन लीनियर वाला कौन सा होता है? सर एक H2 होता है, सर, O3 NH3 होता है, NO2 भी होता है। H2O तो गैस नहीं होती बेटा, H2O गैस नहीं होती, H2O का रहने दो। NH3 सर देखो O3 हमको होता तो है, फिजिक्स ओजोन। वालों को, NH3 हमको तो फिजिक्स वालों को तो हमको ये रटा हुआ है कि CO2 लीनियर होता है, बस हमने ये रटा हुआ है। CO2 लीनियर होता है, बाकी सारे SO2 वगैरह नॉन लीनियर होते हैं शायद, है ना? सर O3 तो NO2 बेटा ये नो, सब नॉन लीनियर। हाँ नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 6। कैसे होंगे? 3 तो होंगे लीनियर मोशन और 3 होंगे रोटेशनल मोशन। और ये 6 वही हो जाएंगे, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अरे यार रहने दो ना, क्या करना लिख कर। अब पता है अपन को इतना सा समझदार होना पड़ेगा। हाँ सर, बस समझ में आ गया, लिखने में बहुत तकलीफ होती है। दूसरा है बेटा लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे 5 ही होते हैं, लेकिन उनमें है ना बहुत जल्दी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 7 भी ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में क्या लेंगे, तो क्वेश्चन में आप 5 ही ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। पर मैं अभी 7 लिख रहा हूँ बेटा, है ना। ये 7 कैसे कैसे होते हैं? 3 तो होंगे लीनियर मोशन, 2 होंगे रोटेशनल मोशन और 2 होंगे बेटा वाइब्रेशनल मोशन। VM का मतलब वाइब्रेशनल मोशन। इसमें है ना बाकी तो आप लिख लोगे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। 2 रोटेशनल मोशन है, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस और हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। ये वाइब्रेशनल मोशन वाले जो 2 होते हैं ना, ये 2 होते हैं हाफ, है ना, म्यू वी स्क्वायर। अरे यार मत चक्कर में पढ़ो, बहुत डिटेल चला जाएगा। और हाफ के एक्स स्क्वायर, मत चक्कर में पढ़ो, अभी मुझे है ना इसमें और भी आगे चीजें बतानी पड़ेंगी। म्यू रिड्यूस्ड मास होता है ना। हाँ तो अभी रहने दो। और हाफ के एक्स स्क्वायर, हम ये मानते हैं ये अणु है ना स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो वाइब्रेशन करेंगे तो हम स्प्रिंग एज्यूम करेंगे, तो उसका के वगैरह है। आप अभी चक्कर में मत पड़ो, इतना ही लिख लो बहुत है। वैसे बेटा ज्यादातर क्वेश्चन मोनो एटॉमिक और डाया एटॉमिक पर आते हैं, ट्राई एटॉमिक पर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो यार आप 5 ले लेना, 7 मत लेना, ये मेरा सजेशन है बस आपके लिए। तो बच्चों एक बार रिपीट कर ले। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, तीनों रेखीय गति से संबंधित होते हैं, लीनियर मोशन। डाया एटॉमिक के लिए 5 होते हैं, जिसमें से 3 लीनियर मोशन होते हैं, 2 रोटेशनल मोशन होते हैं। ट्राई एटॉमिक में नॉन लीनियर में अरेखीय संरचना में 5-6 होते हैं, 3 रेखीय गति और 3 घूर्णन गति। और रेखीय संरचना जो होती है लीनियर, उसमें 7 ले लो, 3 + 2 + 2। लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो 5 यूज करना बस, जब तक वो खुद ना कहे वाइब्रेशन करा दिए। अब लिखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हिंदी करो ना यार, पढ़ा होगा इसलिए कह रहा हूं, आपने पढ़ा होगा तो आसानी से कर दोगे हिंदी। ऊर्जा समविभाजन का नियम। हाँ ये बात, ये बहुत बोलता है हिंदी, सही बोला। ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखो।
ऊर्जा सम विभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। बेटा तू नियम भी बता ना यार, तूने अच्छा बोला, बता अगर आता है क्या होता है, हिंदी में बोल, शुद्ध हिंदी में, कोई तकलीफ नहीं है, बताओ क्या होता है। नहीं बोलेगा? अरे यार मुझे लगा, मैं बहुत उम्मीद से पूछा था, मुझे लगा पक्का बोल देगा। बोलूं चलो सर? हाँ बोल सर रहे यार, हम इंतजार। तापीय साम्य मैं की स्थिति में किसी ऊष्मागतिकी निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है। क्या बात है, वो साफ सुथरे तरीकों से बोला एकदम, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैं अब एक्सप्लेन कर दूं बेटा। बेटा कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल है, अणु है, उसके पास जितनी भी ऊर्जा होती है ना, वो सभी स्वतंत्रता की कोटियों में बराबर बराबर बटती है। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मॉलिक्यूल के, उन सब में वो एनर्जी इक्वली डिवाइड होगी। ऐसा नहीं होता रेखीय गति में एनर्जी ज्यादा होती है, घूर्णन गति में कम होती है, या घूर्णन गति में ज्यादा होती है, रेखीय गति में कम होती है, नहीं। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सब इक्वली डिवाइड होती हैं। सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जितनी भी, सॉरी गलती बोल गया, जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली डिवाइड होती है। ये है, जैसे एग्जांपल मान लो हाइड्रोजन का अणु है, उसकी कुल ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बेटा हाँ, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो मोलिकुल होते हैं, इनकी एनर्जी जूल में नहीं होती, जूल तो बहुत बड़ा यूनिट है, इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अच्छा बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी वो है? बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है जूल में, बताओ। 1.6 into 10 to the power minus 19. Oh, sorry. सुना नहीं? सही तो बोला है। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। हाँ 1.6। अरे यार नहीं आता क्या आपको ये? गजब, ये तो बहुत फेमस चीज है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। पता है सर। तो मान लो हमारे पास एक हाइड्रोजन का अणु है, उसकी कुल ऊर्जा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा हाइड्रोजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगे, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? सर 5। 5 होती है। तो हमारी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना बेटा, वो पांचों डिग्री ऑफ फ्रीडम में, पांचों स्वतंत्रता की कोटि में बराबर बराबर बटेगी। तो 5 का भाग दे दो 3 में, तो 0.6 आएगा। यानी कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, हाइड्रोजन अणु के प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि की ऊर्जा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बस ये कहना चाह रहा हूं। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बराबर बराबर बांट दो सभी में, बस। चलो लिखो, देखो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा समविभाजन का नियम। देखो किसी भी अणु की कुल गतिज ऊर्जा, किसी भी अणु की कुल गतिज ऊर्जा उसके सभी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है। उसकी सभी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है। इंग्लिश में लिख लो बेटा। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल is equally divided into all degree of freedoms. Total kinetic energy of gas molecule is equally divided into its all degree of freedom. हाँ बेटा आगे लिखो। T ताप पर, कैपिटल T, एक T ताप पर, T ताप पर एक स्वतंत्रता की कोटि के लिए अणु की गतिज ऊर्जा
T ताप पर एक स्वतंत्रता की कोटि के लिए अणु की गतिज ऊर्जा हाफ kT होती है, ये लिखना है। 1/2 kT होती है। इंग्लिश में लिखो बेटा। एट टेम्परेचर T, at temperature T, kinetic energy of molecule for 1 degree of freedom, kinetic energy of molecule for 1 degree of freedom is half kT, is half 1/2 kT. बेटा के क्या है? अभी बताया था मैंने कल के लेक्चर में शायद। बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू लिखी थी ना, तो दोबारा लिखूं नहीं, छोड़ दूं? ये रहा, ठीक है। तो ये के है बच्चों। बात दोबारा बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक अणु की गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है। तो अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो एक अणु की कुल गतिज ऊर्जा, E के नीचे बेटा मोलिकुल लिख रहा हूं, मोलिकुल मतलब अणु, वो होगी F/2 kT। बेटा 1/2 kT 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होती है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी होगी? F/2 kT, ये लिख लो। जैसे अगर हीलियम है तो 3/2 kT, हाइड्रोजन है तो 5/2 kT, इस तरह से। और बच्चों अगर हम सभी अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा निकालें तो लिखो, सभी अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा E वो होगा F/2 kT इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा ये सॉल्व करने पर आएगा F/2 nRT। ये थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा बहुत। सभी अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, तो n से मल्टीप्लाई कर दो और n बराबर स्मॉल n इंटू Na लिखो और k इंटू NaR लिख दो, तो F/2 nRT आ गया। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, ये काम आएगा बहुत ज्यादा। क्वेश्चन कल करेंगे, आज हमने थ्योरी पढ़ ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम की थ्योरी खत्म हो गई। क्वेश्चन कल करेंगे इसके, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। पूछो क्या पूछना है। कुछ कह रही हो बेटा? चले, बाय। ओके, थैंक यू सर।